मैं इस वक्त बनारस में हूं। आमतौर पर बनारस को धर्म नगरी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बहुत तेजी से बनारस बदला है। यहाँ पे नए नए लोग अपने शौक को यहाँ की जरूरतों के हिसाब से बदला है और उसमें तालमेल बैठाते हुए अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है। और उनसे आज हम जानेंगे कि आखिर बनारस में जो बदलाव हुए हैं, नए एंटरप्रेन्योर शुरू करने के लिए जो एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है, वो कितना फायदेमंद है, उसमें और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। और हमारे साथ बनारस के कुछ एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना अपना वेंचर शुरू किया है और अलग अलग तरीके के काफी यूनिक इनिशिएटिव भी लिया है। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं शिखा शाह, जो कि स्क्रैप शाला चलाते हैं। तो क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे शख्स का किसी संसदीय क्षेत्र से चुना जाना, हर किसी शख्स को होता है कि हमारे संसदीय क्षेत्र के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लोकसभा सांसद, तो इसका कितना एहसास आपको होता है? डेफिनेटली लास्ट 5-10 साल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जिस तरीके से सिटी को प्रमोट किया गया है, स्पेशली देयर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हैज कम टू सिटी, देयर इज लॉट ऑफ टूरिज्म दैट इज इंक्रीज्ड इन सिटी, विच डेफिनेटली जो हमारे लोकल गैप्स हैं वो ज़्यादा वाइड हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स के लिए मौके जनरेट हुए हैं कि हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो बेसिकली हर सर्विस को करने के लिए आपके पास एक छोटी सिटी में मार्केट क्रिएट हो गया है, जो पहले नहीं था। नमन हमारे साथ हैं जो सेडेक्स चलाते हैं। ये मुझे लगता है सिक्योरिटी के ऊपर, डेटा सिक्योरिटी के ऊपर आप काम करते हैं। क्या आपको लगा कि गवर्नमेंट इतने सारे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करती है, इस वजह से हमें कुछ अपना शुरू करना चाहिए, या फिर कहीं और से प्रेरणा मिली आप? हाँ, ये एक प्रेरणा ये भी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव, काफ़ी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टार्ट इन यूपी भी, जिससे जो है गवर्नमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट भी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ। आपको सपोर्ट मिला है? जी हाँ, मुझे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला है और हमें सीड फंड ग्रांट मिला है वहाँ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और कितना आसान होता है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि सरकार के पास किसी चीज को लेके जाइए और वो इनिशिएटिव लीजिए, तो कितना आसानी से हो पाता है? देखिए, आसान नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप नहीं है। जी नहीं, आसान नहीं है। स्टार्टअप्स काफ़ी है यहाँ पे, आपको काफ़ी इनोवेटिव आइडिया लाना पड़ेगा जो ओवरऑल सोसाइटी में सबके लिए कोई एक वैल्यू ऐड करे और उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आपके पास अच्छी टीम है, आपने अच्छा सोल्यूशन डेवलप किया है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली आपको सपोर्ट करती है, सुनती है और आपको एक्सपोजर भी प्रोवाइड करती है अपने डिफरेंट जो उनके सेमिनार्स होते हैं और जो भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं के थ्रू जो है स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है और अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू जो है फाउंडर्स को मेंटोर्स और इन्वेस्टर्स के साथ मिलाती भी है। तो काफी अच्छा सपोर्ट है यहाँ। शुभांकर, तो आप एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने आपके बारे में पढ़ाई, काफी इनोवेटिव तरीके से बैटरी में जो लिथियम को लेकर बातचीत चलती है, और लिथियम बहुत ही क्या कहते हैं रेयर मेटेरियल होता है, तो यहाँ पे लिथियम या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके बैटरी को बढ़ावा देते हैं। तो आपको लगता है कि जितना इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो एनवायरमेंट होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मिल रहा है? सपोर्ट देखिए, एक शुरुआत हुई, एक सीड हुआ, एक सीड लगा, अब उसमें से ट्री निकलेगा और उसके बाद ब्रांचेस लेगा, फ्रूट्स देगा। तो मोदी जी का जो विजन था वो हमेशा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन सस्टेनेबल और इन सब चीज़ों पे था, और उन्होंने एक सीड दिया स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत। और ये एक जानकारी है, लोगों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि स्कीम्स और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ें, जाने, अपने अधिकारों के बारे में जाने, क्योंकि सब कुछ सिस्टम से होता है। अगर आपको सिस्टम नहीं पता तो इस पे कई सारे चैलेंजेस भी लोगों ने बताया, लेकिन आपने शुरुआत कहा तो मुझे शुरुआत की याद आ गई। तो सना, आप शुरुआत की हैं और काफी लंबे समय से यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन में आर्ट एजुकेशन को बढ़ावा देती है। मैं इनके ऑफिस गया हूँ और काफी खूबसूरत आर्ट को बढ़ावा देती है, काफी बच्चों से मिला मैं। तो अभी कैसा चल रहा है? आप तो बहुत शुरू से यहाँ पे अपना स्टार्टअप चला रही हैं। मेरा तो मतलब कंप्लेन है लक्ष्मण की, जो ई गवर्नेंस की बात यहाँ पे हो रही है, दैट ई हैज बीन मिसिंग। सिर्फ गवर्नेंस है, सिर्फ गवर्नेंस है। आई मीन जो काम एक ईमेल भेज के हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत छोटी है, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मैन पावर कि एक आदमी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के साथ हमने लगा दिया है कि चलो वहाँ का जो भी अपडेट हो रहा है तुम आकर के बताओ। एक ईमेल पे जो काम हो जाना चाहिए उसके लिए हमें 20 चक्कर काटने पड़ते हैं अभी भी सरकारी ऑफिस के लिए, एंड दैट इज वेरी सैडनिंग। वो मेरे ख्याल से कि प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूंसी में तो नहीं होना चाहिए, जहाँ पे इतनी बात हो रही है कि हाँ ई गवर्नेंस है और आपका जो है सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हम करेंगे। जैसे इन्होंने बात कही कि मतलब ग्रीन इनिशिएटिव की बात हो रही है, ब्लैक मतलब पेपर का क्या कहते हैं ना, इस्तेमाल जो है वो खत्म करने के लिए तो ई गवर्नेंस लाया गया था ना, तो कुछ खास ग्रीनरी दिखी नहीं मुझे इस मामले में। एंड दैट इज अ कंप्लेन, मोदी जी, वी हैव गिफ्टेड यू
a painting from our website also, an original one made by one of our artists. आपको स्पेशली हम लोग का ख्याल रखना चाहिए था. तो बिल्कुल ई गवर्नेंस में ई मिसिंग है. आपका स्टार्टअप क्या करता है बनारसी साड़ी का? मुझे जहां तक पता है एक हमेशा से शिकायत रहती है बनारसी साड़ी के जो बुनकर है उनसे मैं कई बार मिला जा करके, उनका होता है कि जितनी मेहनत करता है, जितना उनका लागत होता है, जितना टाइम उनको देना पड़ता है, उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिलता. ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, ये चैलेंज तो सप्लायर्स का है. सप्लायर्स एक्चुअली बनारस में हमेशा से ज़्यादा थे. अराउंड अभी भी ऑफिशियली शायद 5 लाख बुनकरों का बेस है. और बनारस की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हैंड वोवन और उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. जो सबसे बड़ा चैलेंज आया है वो आया है जब मशीनरी या फिर जो सूरत में सिमिलर या फिर फेक सामान बनने लगा, उसके बाद से बहुत चैलेंज आया. उसकी वजह से जब डिमांड कम हुई, क्योंकि सेम चीज़ बनारस में ऑथेंटिक चीज़ जब आप ऑनलाइन बेचते हैं, उसी चीज़ का रेप्लिका क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं लगता फोटो में, तो सूरत से वो चीज़ बहुत ही आधे दामों में बिकती है. उस वजह से तब उसको कैसे आपके वेंचर ने कैसे उसको दूर किया इस समस्या को? इसके लिए आपको बस ब्रांड बिल्डिंग पे जोर देना पड़ेगा. मतलब आपको कॉन्स्टेंटली और एकदम कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट्स जो है एकदम अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को देना होगा. एंड ओनली आफ्टर यू बिल्ड योर ब्रांड दैट यू विल बी एबल टू सस्टेन दिस. ये एक बड़ा चैलेंज रहा है, चूंकि आपने अच्छा किया कि आप अपना वेंचर शुरू किए. यहाँ से जो बुनकर उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है. और एक शख्स हमारे बीच में आमतौर पर कैमरा से भागते हैं, हमें बताया गया है, लेकिन ये है गौरव तिवारी जी. ये दरअसल खासियत ये है कि ये सना के साथ शुरुआत में जुड़े हुए हैं और बनारस के पले बड़े हैं. बनारस की इन घाटों पे उन्होंने पैदल घूमा है, बचपन अपना गुजारा है. तो आपसे शुरुआत पे बात कम करूंगा, बनारस के बदलते हालात पे बात करूंगा. कुछ बताएं कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है पिछले खासतौर से 10 साल में? चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, तो मैं प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात ज्यादा करूंगा. देखिए, पहला स्टार्टअप जो मैंने शुरू किया था वो 2013 में शुरू किया था. तो जब बनारस आया 2015 में वापस मैं, तो एक स्टार्टअप में ऑलरेडी फेल होके आया था यहाँ पे. जो पहली स्टार्टअप थी वो नहीं चली, तो हम लोग को बंद करनी पड़ी थी. तो 2015 में जो मतलब शुरुआत हुई, जो फोकस था स्टार्टअप्स के अराउंड, वो शुरुआत बहुत अच्छी थी. IITs में इंक्यूबेशन सेंटर खुला, BHU में इंक्यूबेशन सेंटर खुला, उससे आपकी कंपनी स्टार्ट करना और स्पेस सस्ता हो गया था. मैं 2014 के ठीक पहले एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम स्टार्टअप को लेकर इस तरह कोई अवेयरनेस नहीं थी, तो शुरू करना आसान हो गया था. बट ओवर द टाइम जो मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए था वो अपनी स्टीम लूज कर दिया. जैसे आज की डेट में आप अगर देखेंगे 2015 के कंपैरिजन में, तो जो थ्रस्ट था स्टार्टअप्स को रन करने में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या इवन गवर्नमेंट ऑफिसर से जब हम लोग बात करते थे, तो जो एक बेसिक लेवल ऑफ एंथुजियाज्म था स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में, वो सारा वेन हो गया है. वो बहुत स्लो डाउन हो गया. और वो इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी जो है वो इवेंट प्लानर्स बन के रह गए हैं. आप देखिए तो मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी पहली बार में उनसे मुलाकात हो जाए, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट फॉर द गवर्नमेंट. तो अगर ये उनका काम है तो फिर हमारा काम स्लो डाउन होगा ही होगा. ये आपने बड़ी बात कही कि यहाँ पे जो प्रमोशन के बजाय इवेंट मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस रहता है. आप भी एक्सपीरियंस करते हैं इसको? जी हाँ, ये भी मैं एक्सप्रेस थोड़ा करता हूँ, क्योंकि जब भी हम मिनिस्ट्रीज में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो हमें उतना समय नहीं मिल पाता है और हमें काफी दौड़ भाग करनी पड़ती है. टेंशन नहीं मिल पाता है. जी, उतना टेंशन नहीं मिल पाता है. आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा भी सभी की तरह सेम एक्सपीरियंस है. आई थिंक बनारस में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ VIP मूवमेंट, कांस्टेंट VIP मूवमेंट. तो मेरी जो इन ब्यूरोक्रेट से रेगुलर बेसिस पे बात होती है, तो वो भी यही कहते हैं कि बनारस का पूरा डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़. तो यहाँ पे एक्चुअली काम पे फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सो मच. इसमें एक बात आप सभी से पूछूंगा कि आप लोगों ने चैलेंजेस बताए कि इन चैलेंजेस को दूर कैसे किया है, क्योंकि आप लोग खुद अलग अलग फील्ड में एक सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, वही आपकी खासियत है. इसको दूर कैसे किया जाए, इस पे आपसे पूछूंगा. सना, आपसे शुरुआत करता हूँ. मुझे लगता है कि जिस काम को करने के लिए 10 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम है, उस काम के लिए किसी का भी जो है वो 20 घंटे का या फिर 60 घंटे का मैन पावर. इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स आपको अगर ज्यादा एम्प्लॉय करने की जरूरत है, ताकि एक स्टार्टअप डेडिकेटेड या फिर NGO डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि उनका काम ही करे, जिसका काम ही ये रहे कि हाँ आपके क्या क्या ग्रीवांसेस है वो फुलफिल किए जाए. तो आई थिंक यस दे शुड एस्टैब्लिश दैट. आपके हिसाब से जो चैलेंजेस बताए जा रहे हैं कि जिस तेजी से स्टार्टअप ने यहाँ पे मूवमेंट पकड़ा वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया. आप साड़ी.in में हैं, तो बनारसी साड़ी का क्रेज वही बना हुआ है.
बना है बिल्कुल। मैं गवर्नेंस की बात करना चाहूँगा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे मेरे साथियों ने बात किया कि स्टार्टअप इंडिया और सारे इनिशिएटिव्स थे, तो मैं बस क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोर है कि स्टार्टअप करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। मेरी एक रिक्वेस्ट और जैसा कि सभी का ये है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं जैसे अभी भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आई वुड से कि उनको एक कोई आइडेंटिटी कार्ड या कुछ ऐसा कुछ प्रिविलेज दें कि जो स्टार्टअप्स हैं जो अभी नए नए हैं वो अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट करते हैं या कहीं करते हैं तो एटलीस्ट दे गेट अ प्रायोरिटी बिकॉज दे आर अ स्टार्टअप, और देयर इज अ सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से भी इनको प्रायोरिटी में सपोर्ट करना। ये कितना कारगर होगा ये उपाय? डेफिनेटली फ़ायदा तो करेगा ही। मेरे हिसाब से एक चीज़ और भी करनी चाहिए कि जो ये शहर के इंक्यूबेशन सेंटर रहते हैं वो आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना उससे बहुत दूर रहते हैं। जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपने इंक्यूबेशन सेंटर खोल दिया है, अब ऑफिसर्स के पास एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा कि जो को एग्जिस्टेंस हो एक ही जगह एक बिल्डिंग में, ताकि जो शहर में रेगुलर डेली काम करने का एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा जहाँ बैठ रहा है वहीं पे अगर स्टार्टअप्स बैठ रही हैं तो उनको भी पता है कि जो है शहर में नया इनिशिएटिव क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ ऐसे बनारस में हैं, यंग एज के हैं। एक ब्यूरोक्रेसी में ट्रेंड है कि टेक्नोक्रेट्स बहुत ज्यादा आते हैं, IIT के पढ़े हुए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। फायदा नहीं मिल पा रहा है, उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा है दोनों के बीच में कि वो अपना बिल्कुल टाइम निकाल के जब तक आपके पास आएंगे आपका ऑफिस बंद हो चुका होगा। इस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, सेंट्रलाइजेशन एक ही चीज़ है जो इस दूरी को कम कर सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करते हैं, बैंकों की अपनी काम है और स्टार्टअप्स का अपना काम है। इन सब का सेंट्रलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम सेंट्रलाइज कर ले जाएं, जैसा कि शिखा जी ने बताया कि NGO चैनल्स और तरह तरह का ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे ये सपोर्ट को इंटीग्रेट कर ले जाएं, उनको जानकारी प्रोवाइड करें कि कैसे स्टार्टअप आगे बढ़ सकता है। ग्राम में भी अगर एक युवा रोजगार ढूंढना चाहता है तो स्कीम से ऐसा नहीं है, बस वो सेंट्रलाइज नहीं है और लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं, बड़ी बात। ऐसी एजेंसीज होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि जो कि गांव में हर जगह अवेयरनेस दे, प्रोग्राम्स करें, स्कीम्स करें, बताएं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप एक विचार के साथ। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह के इनिशिएटिव लेती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके बावजूद इतनी कमी आखिर क्यों है? क्योंकि आप डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करते हैं, ये एक बड़ा लोगों का कंसर्न भी रहा है। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी मिनिस्ट्री या कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जिनसे भी हम कनेक्ट करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक कंसर्न स्टार्टअप के लिए एक कोई अथॉरिटी बैठा देनी चाहिए या टीम बैठा देनी चाहिए जो स्टार्टअप्स जब वहाँ पे जाए तो उनकी बात सुने और कोई भी उनको हेल्प चाहिए तो फैसिलिटेट कर पाए या फिर कंसर्न पर्सन से उनकी मीटिंग करा पाए या फिर कंसर्न अथॉरिटी से उन्हें मिलवा पाए। ये सबसे बड़ी रही है, एक नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, एक बड़ा चैलेंज। चूंकि आपने जो प्रॉब्लम बताया उसमें इतने सारे सॉल्यूशन निकल कर आए हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज जो स्टार्टअप जो कुछ करना चाहते हैं उनको सपोर्ट मिले, सपोर्टिव एनवायरनमेंट ज्यादा बेहतर मिले? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए प्रोडक्ट बास्केट्स और सर्विस बास्केट की जो सिटी में स्टार्टअप्स प्रोवाइड करते हैं, और इसको कहीं ना कहीं मैंडेटरी बनाना चाहिए कि जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में चाहिए, चाहे वो गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स हों चाहे सर्विसेज हों, वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस स्टार्टअप्स को देनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ने कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपने अपसाइकल्ड प्रोडक्ट्स सप्लाई किए हैं, तो वहाँ पे जो बिलिंग होती है उसमें वो परेशान रहते हैं कि ये तो किस कैटेगरी में हम डालें आपके प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक ये सब बेसिक चीजें जब तक सॉल्व नहीं होंगी, इट विल ऑलवेज बी अ पेनफुल थिंग टू गिव चांस टू स्टार्ट। सारी बात स्टार्टअप की रही, लेकिन चूंकि मामला चुनाव का है तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे मैं चाहूंगा ये यंग एंटरप्रेन्योर जो है ये अपनी बात रखें। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो उन मुद्दों पर बातचीत करें, कहीं जाइएगा नहीं। आप देख रहे हैं बनारस से हमारा यह खास शो, जहां बनारस के यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की मोदी सरकार की मुहिम कितनी कारगर हुई है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं। अब हम चर्चा करेंगे बनारस में टूरिज्म को लेकर क्या संभावनाएं, कितना बढ़ा है, और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत सना आपसे करते हैं कि बनारस के बारे में कहा था धर्म नगरी है, और पिछले दिनों कई सारी रिपोर्ट ऐसी आई जहां पे ये कहा गया कि धार्मिक टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ा है तुलना करें दूसरे टूरिज्म से। तो ये धार्मिक टूरिज्म के बढ़ने का फायदा बनारस को कितना मिल रहा है? फायदा देखिए, डोमेस्टिक टूरिज्म नो डाउट बढ़ा है, ठीक है, यहाँ के होटल्स वगैरह को उसका फायदा मिल रहा होगा, बट फॉरेन टूरिज्म जहाँ से एक्चुअल पैसा आता है वो ड्रॉप हुआ है, और सिक्योरिटी जो है वो एक मेजर कंसर्न है। अभी भी खबरें आती हैं कि लोग जो है दे आर क्राउडेड ऑन द घाट्स की सेल्फी ले लो, ये इस तरह की चीजें अब होनी नहीं चाहिए। आपका टूरिज्म इतना ज्यादा है तो लोगों के अंदर ये बेसिक सिविक सेंस होना चाहिए, हाउ टू ट्रीट योर गेस्ट्स। बिल्कुल।
मैं होटल इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो आप जो बेहतर जानते जी, हैं। नो डाउट यहाँ पे इन्फ्लक्स बहुत ही अच्छा हुआ है, बट उसके कारण से इतना लुक्रेटिव हो गया है कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज लोग भी होटल में आने लगे हैं। उसकी वजह से एक्सपीरियंसेस जो ऑन ग्राउंड होते हैं टूरिस्ट के, वो बहुत खराब होने लगे हैं। बहुत खराब हो रहा है। आपको फीडबैक मिलता है ऐसा? फीडबैक इसका मिलता है कि जो अनरजिस्टर्ड, जहाँ पे कंट्रोल नहीं है, कहीं गलियों में कहीं भी होटल खुला हुआ है, कुछ भी वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हालांकि उसकी जो वजह से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो बनारस की छवि को लेके आते हैं, मोदी जी की छवि को लेके आते हैं। छवि नहीं एहसास कर पाते। ऑन ग्राउंड लेवल पे कंट्रोल ना होने की वजह से वो छवि धूमिल होने की संभावना होती है। हालांकि इसको बहुत ही हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है गौरव? अब सबसे पहले तो पॉलिसी फोकस होना चाहिए। जैसे हम लोग के पास टूरिज्म का मॉडल है, आप या तो गोवा बन सकते हैं या मालदीव्स बन सकते हम हैं। लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग जो है वो गोवा की तरफ जा रहे हैं। गोवा की तरफ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे देखेंगे कि एक जो टूरिस्ट शहर में आता है तो हमको अच्छा टूरिज्म वो है कि उसका एवरेज नंबर ऑफ डेज का स्टे जो है, एवरेज नाइट्स जितना वो शहर में बिता रहा है वो बढ़ा पाए, शहर में उसके पास खर्च करने के लिए साधन हो। अभी क्या है कि धार्मिक टूरिज्म की वजह से क्या होता है कि जो आपके टूरिज्म के आयाम है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। जैसे बनारस कहने को तो पौराणिक नगरी है, बट अगर आप टूरिज्म के मामले में पूछिए कि हम 2000 साल पहले का बनारस में टूरिस्ट को क्या दिखा रहे हैं, तो कुछ नहीं दिखा रहे हैं। 1000 साल पहले का टूरिस्ट को क्या दिखा रहे हैं, तो सारनाथ है। बट उसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि 1000 साल से हिंदुइज्म था, तो 1000 साल में हिंदुइज्म के क्या मार्क हैं जो बनारस में दिखा रहे हैं? भाई आप सबसे प्राचीनतम नगरी हैं जो लगातार बसी हुई हैं, तो उसके अवशेष भी तो हैं। तो वो टूरिस्ट देख कहाँ पे रहा है? उसको टूरिस्ट को पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। कुल मिला जुला के 300-400 साल पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसी को आप सबको दिखा रहे हैं। ये टूरिज्म का एक बड़ा फोकस पॉइंट रहा है। जो बनारसी साड़ी भी रहता है, लोग आते हैं, हर टूरिस्ट यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, तो कितना टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पा रहा है? देखिए, बनारसी साड़ी के बारे में तो नहीं मैं कुछ बोल सकता, लेकिन टूरिज्म हमारा हमेशा से था और टूरिज्म एक आस्था है। और आप ऐसा नहीं है कि अभी स्वर्वेद मंदिर बना और नमो घाट बना और इतने बार सारे घाट यहाँ से लेके वहाँ तक बने। एक थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेटेड सिटी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम टूरिस्ट को होती है। और मैनेजमेंट सिस्टम में थोड़ा कमियां हैं मैनेजमेंट सिस्टम में। ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे टूरिज्म के चैलेंजेस को लेकर, लगता है आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे, टूरिज्म को लेकर बड़ा टची है। आई थिंक लास्ट 5 years में स्पेशली क्योंकि मैं बनारस में ही पली बड़ी हूँ, बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं जिनको हमें मंदिर लेकर जाना पड़ता है या घाट दिखाना पड़ता है, तो आई थिंक इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी टफ जॉब किसी को मंदिर के दर्शन कराना। तो मुझे लगता है जैसे भारत के कई मंदिरों में टिकट सिस्टम है कि एक दिन में 3 या 4 हज़ार लोग ही दर्शन कर सकते हैं, उस तरीके से बुकिंग्स ओपन होनी चाहिए और जिसको जब टिकट्स खत्म हो जाए तो वो इंसान अपनी ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान करे। तो इस हिसाब से आई थिंक सिटी के टूरिज्म को एक इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, रादर देन कि लोग 6-6, 7-7 घंटे की लाइन लगाकर दर्शन का वेट करें। बिल्कुल, ये एक है। कई बार हम लोगों के पास से फोन आते हैं कि मंदिर जाना है, कोई सिस्टम है क्या जहाँ पे थोड़े से वीआईपी दर्शन हो सकते हैं, तो इस चीजों को थोड़ा सा जो है सो इसको व्यवस्थित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब फटाफट इन लोगों से जान लेते हैं कि जो चुनाव प्रचार जिस दौर पे पहुंच चुका है वो दौर युवाओं को कितना लुभा रहा है। शना, सबसे शुरुआत आपसे करूंगा कि बात होती थी विकास की, विकास से बात होते हुए आरक्षण, धर्म जैसे मुद्दों पर चुनाव प्रचार पहुंच गया है। आप लोगों को कैसा लगता है चुनाव प्रचार का मौजूदा स्वरूप? आरक्षण की अगर बात हो रही है तो सीरियसली बात होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हो रही है वो नहीं। आरक्षण को बिल्कुल जो है विलेनाइज कर दिया गया है। टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। अरे जिसको मौका सालों से, सदियों से नहीं मिला है, आप उससे मौका छीनने की बात कर रहे हैं आरक्षण हटा करके, तो फिर मुझे लगता है कि वो नाइंसाफी है। नाइंसाफी है। आपके हिसाब से अभी चुनाव प्रचार में सबसे ज्वलंत मुद्दा होना क्या चाहिए? जो मुद्दा है उससे आप कितने सहमत हैं? आई थिंक क्योंकि ये स्टार्टअप के लिए हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं, आई थिंक शहर या देश के डेवलपमेंट में स्टार्टअप्स, यंगस्टर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक उसका एक मेजर फोकस होना चाहिए कि कौन सी सिटी में किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। आई थिंक वो एक डेवलपमेंट का ट्रू पैरामीटर होना चाहिए। अमन, यहाँ पे आप प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ के उम्मीदवार फिर से हैं, क्या सुनना चाहेंगे उनसे? मैं यही सुनना चाहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट को कितना बढ़ावा मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम जैसे यंगस्टर्स जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की खास जरूरत भी है, और हम जैसे लोग जो अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं उनको सपोर्ट की भी जरूरत है। जो स्टार्ट नहीं कर पाते, इनके पास इतना बेटर आइडिया नहीं है कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, उनके लिए भी एक चांस उन्हें मिलना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू चाहे प्राइवेट के थ्रू। तो यहाँ पे ऐसे IT सेक्टर्स भी आए हैं और IT सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर। वी आर फ्रॉम द IT सेक्टर्स एंड वी
वेरी मच लाइक टू क्रिएट अ इकोसिस्टम एंड IT इकोसिस्टम इन वाराणसी। और मैं यही करना चाहूंगा कि युवाओं को जितना चांस मिले रोजगार का उतना ही एम्प्लॉयमेंट के अलावा दूसरा सबसे बड़ा फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए इलेक्शन कैंपेन का? देखिए, फोकस पॉइंट तो बहुत है इसकी, ये तो मतलब जनता की समस्याओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस पॉइंट हमारी शिक्षा पे होना चाहिए, क्योंकि अगर देश जागरूक रहेगा, देश शिक्षित रहेगा तभी, और शिक्षा हमारे साथ साथ कल्चर, जो भारत का कल्चर था वो न जाए, जैसा कि अंग्रेजों ने हमारा कल्चर लेके चले गए हैं, और वो कल्चर अगर हमारे पास वापस आ जाएगा तो हम शायद, शिक्षा हमारे अंदर, हर आदमी हर वर्ग के अंदर होगा तो शायद हम आगे बढ़ पाए। गौरव, मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है और फिर आते आते जिस तरीके की कटु भाषाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही निचले स्तर पर चुनाव प्रचार चला जाता है, ये कितना सही है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए? नहीं, हेल्दी तो बिल्कुल ही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। मेरा अपना ये मानना है कि एक प्रोफेसर माइकल सैंडेल किताब है टेरेनी ऑफ मेरिट, जिसमें ये कहा गया है कि आप मेरिट बेस्ड सोसाइटी, आपका एम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि मेरिट बेस्ड सोसाइटी एम ही नहीं होना चाहिए। एम होना ही नहीं चाहिए, एम नहीं होना चाहिए मेरिट बेस्ड सोसाइटी। मेरे हिसाब से एम जो है सोसाइटी का, वो कॉमन गुड के अराउंड होना चाहिए। इसलिए अभी हम लोग जैसे पहले बात कर रहे थे स्टार्टअप्स है, अब भी जैसे आप देखिए कि जनसंख्या, जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप स्टार्टअप्स के केस में देखिए कि अगर कुछ बड़े मेट्रो के पॉकेट्स को आप छोड़ दें तो ऐसा नहीं है, एक देश की बड़ी आबादी 60% है जो कि गरीबी में जी रही है, उसके भी अपने जीवन के चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमारी कौन सी स्टार्टअप है जो गाँव में, छोटे शहरों में जाके काम कर रही है, जो उस जीवन को जानती है। भाई, कस्टमर सेंट्रिसिटी एक बड़ा है स्टार्टअप्स के लिए, फोकल पॉइंट होता है कस्टमर सेंट्रिसिटी की, आपको अपने ग्राहक को जानना चाहिए। पर जिस ग्राहक को जो जनता जानती है वो उस स्टार्टअप्स को, वो स्टार्टअप्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। तो ऐसे तो कहने में लगे कि भाई स्टार्टअप्स में जो है रिजर्वेशन का क्या है, बट अगर आपका फोकस ही नहीं है तो आप देश की 60% जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उसके आपके पास कभी लोकल सोल्यूशन ही नहीं आएंगे। आपके हिसाब से नई सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, जो कई सारी समस्याएं आपने बताई? मेरे हिसाब से भी आई थिंक क्लाइमेट चेंज, कार्बन फुटप्रिंट, इन सब चीज़ों को एकदम हाउस होल्ड वर्ड्स हो जाने चाहिए ये आज के दिन में, क्योंकि आई डोंट थिंक एनवायरनमेंट से बड़ा कोई एसेट है हमारे पास। बिल्कुल, जो मैं सोच रहा था कि यहाँ के जो यंग एंटरप्रेन्योर है वो बिल्कुल कुछ नया इनोवेशन आइडिया देंगे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि अभी जिन जिन मुद्दों पर चुनाव प्रचार फोकस है उससे अलग हटकर वाकई वैसी समस्याओं पर फोकस करना चाहिए सरकार को जिससे लोग दो चार हो रहे हैं। और नई सरकार से उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं इसी सेक्टर को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो बनारस से हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।